हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मम्मा में। ये वीडियो होगा मेरे लास्ट पब्लिश वीडियो का एक कंटिन्यूएशन, जिसमें मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि सही मात्रा में वज़न बढ़ना प्रेगनेंसी में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड वेट से ज़्यादा या कम गेन करने से किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और ये ज़्यादा या कम वेट गेन आखिर होता क्यों है। एक एवरेज इंडियन वुमेन का हाइट होता है 5.5 फीट और वेट कहीं 50 to 60 केजीज़ के बीच में। तो इन केस ऑफ सिंगलटन प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेड वेट गेन होता है 11 to 16 केजीज़ एंड ट्विन प्रेगनेंसी में 16 to 24 केजीज़। अब देखिए ये प्रेगनेंसी में वेट डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता कैसे है। तो ब्रेस्ट टिश्यू 1 to 1.5 केजीज़, बेबी 3.5 केजीज़, प्लेसेंटा 1 to 1.5 केजीज़, यूट्रस 1 to 2.5 केजीज़ एंड एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होता है 1 to 1.5 केजीज़। 2.5 to 4 केजीज़ होता है फैट स्टोर्स का, 2 केजीज़ होता है राउंड ब्लड सप्लाई का। सो एक सिंगलटन प्रेगनेंसी में एक लेडी टोटल 11 to 16 केजीज़ गेन करती है पूरी प्रेगनेंसी में। वहीं अगर एक ट्विन प्रेगनेंसी हो तो 16 to 24 केजीज़ गेन करती है, क्योंकि यहाँ 2 बेबीज़, उनके 2 प्लेसेंटा, 2 एमनियोटिक सैक और साथ ही यूट्रस का वेट भी दुगुना होता है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ये मेरी सीरीज़ ऑफ वीडियो है रिलेटेड टू वेट। दैट इज़ वाई आई एम फोकसिंग ओनली ऑन वेट। अदरवाइज़ सही वेट गेन ही इकलौता इंडिकेटर नहीं है प्रेग्नेंट लेडी या उनके बेबी या बेबीज़ के ऑप्टिमम हेल्थ का। ऐसे काफ़ी दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो ये अफेक्ट करते हैं या डिसाइड करते हैं कि मदर एंड बेबी का हेल्थ कैसा होगा। और सिर्फ आपके वेट गेन से आप इंश्योर नहीं कर सकते कि आपके बेबी या बेबीज़ का बर्थ वेट सही ही होगा। इस बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। अब चलिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ व्हाई इन आ इंडियन सिनेरियो प्रेग्नेंट लेडीज़ गेन मोर देन रिकमेंडेड वेट। इनमें से सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी या उनके घर वालों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में ज़्यादा खाना खाना चाहिए भी या नहीं, और अगर ज़्यादा खाना खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कितना ज़्यादा खाना चाहिए। इसी वजह से यूजुअली क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देती है और एक्सेस वेट गेन कर लेती हैं। दूसरी वजह यह है कि अगर आपको ये पता चल भी गया कि कितने कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा खाने हैं इन सिंगलटन वर्सेस अ ट्विन प्रेगनेंसी, बट अक्सर प्रेग्नेंट वीमेन को इस बारे में ज्ञान नहीं होता कि कौन से हेल्दी ऑप्शंस को खाकर वो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज के डिमांड को पूरा करें। मतलब अक्सर ऐसा देखा जाता है वो अनहेल्दी फूड खा लेती हैं और इससे अनवांटेड एंड अनरेगुलेटेड वेट गेन हो जाता है। हमारे देश के कई हिस्सों में तो प्रेगनेंसी के 7th मंथ के बाद से घी एंड लड्डू बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है और लोगों को लगता है कि इससे डिलीवरी में आसानी होती है। ये एक मिथ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि घी इज़ अ फॉर्म ऑफ हेल्दी फैट और घी से खाने का स्वाद बढ़ता है एंड एक एक्सपेक्टिंग मदर के लिए एनफ एनर्जी जनरेशन में भी घी हेल्प करता है। बट जैसे कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो घी भी मॉडरेशन में 1 से 2 टीस्पून्स पर डे ही खाना बेहतर है टू अवॉइड एक्सेस वेट गेन इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा एक और रीज़न है कि कुछ महिलाएं आफ्टर कंसेप्शन फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। अगर आप मुझे पूछे तो डिलीवरी के 1 हफ़्ते पहले तक मैं अपनी हॉस्पिटल की ड्यूटी पे जाया करती थी, घर पे कुकिंग और लाइट डस्टिंग एट्सेट्रा भी किया करती थी। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि कुछ ज़्यादा करें, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको एब्सोल्यूट बेड रेस्ट नहीं बताया है तो ये हल्के फुल्के घर के काम या थोड़ा सा चलना फिरना, इन सब का आपके एक्सेसिव वेट गेन ना होने में बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखते हैं प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट गेन करने की वजह से कैसी समस्याएं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
जो महिलाएं ज़्यादा वज़न पुट ऑन कर लेती हैं उनको चांसेस रहते हैं एक ज़्यादा वज़न के बेबी होने के, जिसको कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैक्रोसोमिया कहते हैं। और इस सूरत में आपको ज़्यादातर केसेस में सी सेक्शन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे बेबीज़ को चाइल्डहुड ओबेसिटी भी हो सकती है और ऐसी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम वेट को लूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन करती है, दैट इज़ more than half kgs in singleton pregnancy and more than 0.7 kgs in twin pregnancy, तो एडिशनल टेस्ट एंड डॉक्टर विजिट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। रैपिड वेट गेन प्री इक्लैम्शिया नामक एक हेल्थ इशू का एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइन बताया जाता है। इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर हाई पाया जाता है, उसके साथ दूसरे सिम्टम्स जैसे नोज़िया और हेडेक भी रहते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। इसलिए मैं अपने सारे व्यूवर्स से ये कहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके आसपास कोई भी प्रेग्नेंट है तो उनसे ये कहें कि वीकली वेट चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं आप। इसके अलावा ज़्यादा वेट आपके प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ के चांसेस भी बढ़ा देता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जहां प्रेगनेंसी से पहले तो महिला को डायबिटीज़ नहीं था, बट प्रेगनेंसी के दौरान हो गया और ये डायबिटीज़ प्री इक्लैम्शिया होने के चांसेस को और बढ़ा देता है। और कुछ केसेस में इसकी वजह से गर्भ में पल रहे बेबी का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस पता चलता है आपके डाइट का। एक अच्छे डाइट एंड एक्सरसाइज से आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इस बारे में पूरी जानकारी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत ही पता चल जाए। अब देखते हैं कि रिकमेंडेड वेट गेन से कम वेट गेन महिलाओं में प्रेगनेंसी के वक्त क्यों होता है। अगर रिकमेंडेड वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना हो तो नोज़िया या वॉमिटिंग उसकी वजह हो सकती है, जो कि काफ़ी कॉमन है। और अगर ऐसा हो तो परेशान होने की कोई वजह नहीं है, आप बाद में भी इसकी भरपाई कर सकते हैं। 1 से 3% महिलाओं में एक कंडीशन होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, जिसमें कि ये नोज़िया एंड वॉमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी चलता रहता है, समटाइम्स टिल 20th वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी और कभी कभी उससे आगे भी। इस हद तक कि कभी कभार तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे केस में भी वेट गेन करना कम हो सकता है। इसके बाद भी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा हो तो ये ऑब्वियस है कि आप अपने जो एक्स्ट्रा रिकमेंडेड कैलोरीज़ हैं वो नहीं खा रहे हैं। और इन केसेस में अपने डॉक्टर की सलाह लेकर एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी कैलोरी फूड लेना शुरू कर दें। और हाँ, जंक फूड से भूख मिटाने की कोशिश बिल्कुल ना किया करें। वैसे तो आजकल शुरू से ही अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया जाता है, फिर भी कुछ रिमोट एरियाज़ में महिलाओं को काफ़ी लेट पता चलता है कि वो ट्विन्स के साथ प्रेग्नेंट है। ऐसे केसेस में वो शुरू के दिनों में ट्विन प्रेगनेंसी के लायक या उसके हिसाब से डाइट नहीं लेती, जिसकी वजह से वेट सही अमाउंट में नहीं बढ़ता। नाउ लेट्स सी कि अगर गर्भावस्था में ज़रूरत से कम वेट गेन हो रहा हो तो क्या हो सकता है। पहला ये कि बेबी का या बेबीज़ का डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है। वो अपने जेस्टेशनल एज के हिसाब से छोटे हो सकते हैं या वक्त से पहले उनकी डिलीवरी हो सकती है, जिसको कि हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। और डिलीवरी के वक्त उनका बर्थ वेट कम हो सकता है क्योंकि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे केसेस में। ऐसे बेबीज़ को डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग की परेशानियां भी रह सकती हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ अ नॉट वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम, और आगे चलकर डिलेड माइलस्टोन्स भी हो सकते हैं। रीसेंट रिसर्च के अनुसार
बस 1/3 महिलाएं ही गर्भावस्था में रिकमेंडेड वेट गेन करती हैं और ज़्यादातर महिलाएं अराउंड 48% ज़रूरत से ज़्यादा एंड 21% महिलाएं रिकमेंडेड वेट से कम गेन करती हैं। तो यहाँ पता चलता है कि प्रॉपर या आइडियल वेट गेन की नॉलेज कितनी ज़रूरी होती है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। आई होप मेरे वीडियोस आप लोगों तक इम्पॉर्टेंट मैसेज पहुंचा रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस का कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे मुझे ऐसे वीडियोस आगे भी बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।